जादुई 3 बीवियां। एक गांव में राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजू का उसके दोस्त बहुत मजाक बनाते थे क्योंकि राजू दिखने में सुंदर नहीं था और उसका रंग भी बहुत सांवला था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठा समय बिता रहा था। उसके सभी दोस्त मस्ती मजाक करने के लिए उसके टांग खींचने लगे। इस महीने तो हमारे बिरजू की भी शादी हो गई और हम सब ने तो पहले ही कर ली थी। और राजू भैया, तुम शादी कब कर रहे हो? अरे शादी तो तब करेगा ना जब कोई लड़की इसके सुनहरे चेहरे को देखकर राजी होगी। मेरे बाबूजी शहर जा रहे हैं, बोलो तो तुम्हारे लिए रंग गोरा होने वाली क्रीम मंगा दूं। इन सब बातों से राजू का मन बहुत दुखी हो जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से घर चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। मुझे भगवान ने इतना बुरा क्यों बनाया है? माँ, मेरे दोस्त कहते हैं मुझे कभी कोई लड़की पसंद नहीं करेगी और ना ही मुझसे शादी करेगी। उड़ाने दे उन्हें मजाक। मुझे पता है मेरा बेटा कितना अच्छा है और तेरी शादी जरूर होगी बेटा। ये कहकर राजू की माँ रोने लगती है और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगती है। अगले दिन सुबह राजू काम पर जा रहा था। उसे जंगल से गुजरने वाले रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखती है। बेटा, जरा इधर आना। हाँ काकी, बोलो क्या हुआ? बेटा, मेरी लकड़ी की टोकरी उठाने में मेरी मदद करो। इसे मेरे घर तक पहुंचा दो। ठीक है काकी, बताओ कहाँ है आपका कुटिया? बस थोड़ी ही दूर पर मेरी कुटिया है। ऊपर वाला तेरा भला करेगा बेटा। शुक्रिया। नहीं नहीं काकी, मुझे शर्मिंदा मत करो। शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तो बस अपना आशीर्वाद दे दो। और चलो, कहाँ है आपका घर? उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक पहुंचाने के बाद राजू भी अपने काम को निकल पड़ा। शाम को राजू के घर उसकी दूर की चाची आती है। वो कहती है, दीदी, मैंने सुना राजू का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ। मेरे लड्डू की शादी तो अगले महीने ही तय हुई है। तुम्हें तो पता है ना, राजू का रंग रूप के कारण लड़के वाले उसे पसंद नहीं करते। हाँ, उस बेचारे का रंग रूप ही खराब है। बाकी स्वभाव का कितना प्यारा है। भगवान करे इसका जोड़ा जल्दी मिल जाए। उम्र निकली जा रही है। राजू पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। चाची की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो रात भर बैठकर खुद को कोसता रहता है। अगले दिन सुबह राजू देर से उठता है और उसे काम पर जाने में देरी हो जाती है। उसके दोस्त उसे घर पर लेने आते हैं। आज तुझे आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? तू नहीं आया इसलिए हम ही तुझे लेने आ गए। अब चल, जल्दी देर हो रही है। हाँ भाई, तुम रुको, मैं बस 2 मिनट में आया। फिर वो चारों दफ्तर के लिए निकलते हैं। रास्ते में फिर से उन्हें वही बुढ़िया दिखाई देती है। वो औरत राजू के तीनों दोस्तों से कहती है, अरे सुनो जरा, मेरी एक टोकरी उठाने में मेरी मदद कर दो। बहुत भारी है। इस उम्र में इस बुढ़िया में अब जान नहीं रही। माफ करना काकी, हम काम पर जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन वो इतनी भारी टोकरी कैसे उठाएगी? अरे राजू, छोड़ इन्हें, इस बुढ़िया का काम है। हर रोज किसी न किसी को टोकरी उठाने के लिए कहती रहती है। ओ काकी, जब इतनी भारी टोकरी उठती ही नहीं तो रोज इतना भर क्यों लेती है इसे? ये कहकर राजू के तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी राजू उस बूढ़ी औरत से कहता है, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो काकी, लाओ मैं उठा देता हूँ। अरे राजू, तेरे को काम पर नहीं जाना क्या? बहुत देरी हो रही है। तुम लोग जाओ, मैं काकी की ये टोकरी उनकी कुटिया तक पहुँचा कर आता हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करता बेटा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, भगवान ने हाथ और शक्ति दूसरों की मदद करने के लिए तो दिए है ना। ये कहकर राजू उस टोकरी को बुढ़िया की झोपड़ी तक ले जाता है। बुढ़िया की झोपड़ी बहुत छोटी सी थी, जिसमें वो बुढ़िया अकेली रहती थी। उसकी झोपड़ी की हालत इस हद तक खराब हो चुकी थी कि बरसात में उसकी छत से पानी टपकता था। राजू को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। अरे काकी, झोपड़ी में तुम अकेली रहती हो? सारा काम भी अकेली करती हो? तुम्हें तो बहुत दिक्कत होती होगी ना? हाँ बेटा, मेरे सभी बेटे मुझे छोड़कर चले गए और मेरे पति भी बहुत साल पहले गुजर गए। मैं अकेली ही रहती हूँ इस छोटी हुई झोपड़ी में।
ये तो बहुत ही दुख की बात है काकी। छत तो टूटी हुई है, यहाँ से ठंडी हवाएं आती होगी। तुम रात को कैसे सोती हो? क्या करूं बेटा, ठंड तो लगती है मगर आग जलाकर जैसे तैसे सो जाती हूँ। ये सब सुनकर राजू का मन और भी दुखी हो जाता है। अब तू जा, नहीं तो तुझे दफ्तर जाने में लेट हो जाएगा। ठीक है काकी, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन सुबह फिर राजू को वही बुढ़िया मिलती है और वो फिर उसकी मदद करता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजू काम पर जाने से पहले उस बुढ़िया की टोकरी उसके घर तक पहुंचाता था। उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं मगर वो उनकी बातों को नहीं सुनता। एक दिन राजू जंगल से लकड़ी लाकर बुढ़िया की झोपड़ी की मरम्मत करने लगा। अरे बेटा, ये तो क्या कर रहा है? काकी, तुमने कहा था ना तुम्हें बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं तुम्हारी झोपड़ी की मरम्मत कर रहा हूँ। मेरी माँ ने सिखाया है हमेशा बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारा कोई बेटा नहीं है तो क्या हुआ, अब से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अरे काकी, मेरी शक्ल तो देखो, भला कौन लड़की मुझसे शादी करेगी। इतना कहकर राजू छत की मरम्मत कर नीचे आता है तो वो देखता है कि वो बुढ़िया एक बहुत सुंदर परी के रूप में बदल गई है। मैंने इस गांव में बूढ़ी औरत बनकर कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन तुम्हारे सिवाय किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कोई एक वरदान मांगो और मैं उसे पूरा करूँगी। ये सब देखकर राजू बहुत दंग रह जाता है। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मुझे एक पत्नी मिल जाए। ठीक है, तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां मिलेगी, वो भी जादुई। राजू को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। परी के ये कहते ही राजू के बगल में 3 सुंदर लड़कियां खड़ी हो जाती है। उनमें से एक कहती है, हमारे लोक में चेहरे से नहीं बल्कि दिल से सुंदरता देखी जाती है। दूसरी कहती है, भले ही तुम्हारा रंग रूप अच्छा ना हो पर तुम दिल से किसी देवता से कम नहीं। तीसरी कहती है, हम तीनों को अपनी पत्नी स्वीकार लो, हम तीनों भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। सदा खुश रहो। ये कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। राजू उन तीनों को घर लेकर जाता है। जाते जाते रास्ते में शाम हो जाती है। तीनों में से एक अपनी जादू की छड़ी निकालती है और रोशनी कर देती है। ये तुमने कैसे किया? हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। घर जाते ही राजू अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है। उसकी माँ खुशी से फूले नहीं समाती, दौड़ी दौड़ी जाकर भगवान को धन्यवाद करती है। धीरे धीरे ये बात गांव में सबको पता चल जाती है। राजू के दोस्त उसका मजाक उड़ाने घर आते हैं। अरे राजू, जरा अपनी बीवियों से तो मिलवाओ, हम भी तो देखे कैसी है तुम्हारी 3 बीवी। एक समय था जब तुझे एक लड़की भी नहीं मिल रही थी और अब देखो 3 पत्नियां। राजू अपनी बीवियों को बुलाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई परियां है। अब जरा इनके हाथ का कुछ खिला भी दे, देखे तो सही ये खाना भी बनाती है या सिर्फ सुंदर ही है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि राजू को इतनी सुंदर बीवियां मिली है, वो भी एक नहीं 3। पहली बीवी राजू के दोस्त के हाथ से पानी का ग्लास उठाकर उसके मुंह पर गिरा देती है। केवल मोहन को छोड़कर दोनों दोस्त बहुत जोर से हंसने लगते हैं और दूसरी बीवी चुटकी बजाकर बहुत स्वादिष्ट खाने पेश कर देती है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पहले सब राजू का मजाक उड़ाते थे, अब सब उससे जलने लगे थे। तीनों बीवियां राजू की बहुत सेवा करती थी, हर रोज चुटकी बजाकर कुछ न कुछ नया करती थी। राजू तीनों बीवियों को पाकर बहुत खुश था। पूरे गांव में राजू और राजू की बीवियों की प्रशंसा होती रहती थी। जादुई 3 सिलाई मशीन। एक गांव में 3 बहनें रहती थी, रेखा, शारदा और ममता। उनके माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो तीनों बहनें मिलकर गांव में ही काम करके रोजी रोटी कमाती थी। रेखा, शारदा और ममता जमींदार के खेत में काम किया करती थी। ऐसे ही उनका घर का गुजारा चलता था। उन तीनों बहनों में बहुत मेलजोल था। पूरा गांव
उन तीनों बहनों के एक साथ रहने की मिसाल दिया करता था। लेकिन एक दिन गांव में अकाल और सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से अब जमींदार के खेत पर खेती होना बंद हो गई। खेती बंद होने की वजह से जमींदार का एक बाल भी बाका ना हुआ। लेकिन इन सब से अब उन तीनों बहनों की रोजी रोटी रुक चुकी थी। मुझे बहुत भूख लगी है। ममता, क्या तुम मेरे लिए 2 रोटियां बना सकती हो? हाँ दीदी, मैं अभी रोटियां बनाकर लाती हूँ। पता नहीं हमारे गांव की समस्या कब दूर होगी और कब फिर से लोग अपना अपना काम शुरू कर पाएंगे। वहाँ दूसरी ओर ममता रसोई घर में जाकर देखती है, लेकिन उसे खाली डिब्बा के अलावा कुछ और नहीं मिलता। ममता निराश मन से सबसे कहती है, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। हमारे घर में अब अन्न का एक दाना भी ना बचा। अब हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं माँ। जमींदार के खेत पर पहले पिताजी पूरी ईमानदारी से खेती किया करते थे। पिताजी के बाद हम तीनों बहनें भी पूरी लगन से अपना काम कर रही थी। ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि जब हमें जरूरत होगी तो जमींदार जी कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज ही जमींदार जी के पास जाकर कुछ मदद मांगती हूँ। उसके बाद रेखा जमींदार के दरवाजे पर जाकर उनसे मदद की गुहार लगाती है। जमींदार जी, ऐसी मुश्किल घड़ी में हमारा परिवार भूखा मर रहा है। कृपया थोड़ी मदद कीजिए, रहम कीजिए। अकाल के समय में जब पूरा गांव भूखा मर रहा है तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सोने का अनाज उग रहा है? जाओ यहाँ से। ऐसा न कहिए जमींदार जी, हमने आजीवन पूरी लगन से आपके यहाँ काम किया है। घर पर मेरी बूढ़ी माँ और मेरे बूढ़े पिताजी हैं, जिनका पेट भरने की जिम्मेदारी हम तीनों बहनों की है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पूरे गांव में कहीं भी अनाज नहीं है। मदद कीजिए। इतनी मिन्नतें करने के बाद जमींदार रेखा को 5 किलो अनाज दे देता है। लेकिन वो 5 किलो अनाज भी कब तक चलता? उसी 5 किलो अनाज में उनका पूरा परिवार आधा पेट खाना खाकर सो रहा था। ये समय उनके लिए बहुत कष्टदायक था। कुछ समय बाद गांव से अकाल और सूखे का संकट हट गया और तीनों बहनें फिर से अपने काम पर जाने लगी। जमींदार की एक बेटी थी जिसका नाम सनाया था। सनाया बहुत ही घमंडी लड़की थी और वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई भी लड़की उसके आगे सुंदर दिखे। एक दिन सनाया अपने आंगन में अपने दोस्त मुकुल के साथ टहल रही थी। ये देखो मुकुल, मैंने बालों में पूरे 12,000 का हेयर स्पा करवाया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ सनाया, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। तभी मुकुल की नजर ममता पर जाती है और मुकुल ममता को देखता ही रह जाता है। मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुम कहाँ देख रहे हो? मैं तो उस साधारण लड़की को देख रहा था जो तुम्हारे खेतों में काम कर रही है। वह खेतों में काम करती हुई भी कितनी सुंदर लग रही है। मेरे तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही। ये बात सनाया को बिल्कुल हजम नहीं होती। वो मन ही मन सोचती है, मेरे होते हुए मुकुल की नजर किसी और पर जा भी नहीं सकती। मैं इस लड़की को कल ही काम से निकलवा दूंगी। अगले दिन शनाया ममता पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाती है। पिताजी, इस लड़की ने मेरा हीरो का हार चुराया है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे हीरो का कोई लालच नहीं है। मेरी बहन चोरी नहीं कर सकती। जमींदार साहब, आप तो अच्छे से जानते हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पिताजी, इस लड़की ने आज मेरे हीरो का हार चुराया। कल को घर का कोई और कीमती सामान चुरा लेगी। आप इसे काम से निकाल दीजिए। जमींदार को अपनी बेटी की हर बात मंजूर थी। अगर शनाया दिन को रात और रात को दिन कहेगी तो जमींदार उसे भी हंसते हंसते स्वीकार कर लेता। इसलिए वो ममता को काम से निकाल देता है। माफ कीजिएगा जमींदार जी, यहाँ मेरी बहन की बेइज्जती हो रही है। उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं भी अब से यहाँ काम नहीं करूँगी। अगर मेरी दोनों बहनें यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी अब से यहाँ काम नहीं करूँगी। इतना बोलकर तीनों बहनें वहाँ से चली जाती है। देखा पिताजी, आपने कितना घमंड है तीनों में। तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें काम से निकाल जरूर दिया है बेटी, लेकिन ये उनका घमंड नहीं है, ये उनकी एकता है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना चाहिए। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अब उन तीनों बहनों के पास कोई और काम नहीं रह गया। बेटी, मुझे लगता है
कि हमारे घर की हालत फिर से पहले की तरह ही बद से बदतर होती जा रही है। एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। ममता दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत के पास 3 सिलाई मशीन थी। बेटी, गरीब का भला होगा, ये सिलाई मशीन खरीद लो, बहुत ही कम दाम लगाऊंगी। लेकिन अम्मा, हमारे पास इस वक्त खाने को भी पैसे नहीं है, हम आपसे सिलाई मशीन नहीं खरीद सकते, माफ करना। कोई बात नहीं बेटी, मैंने सोचा कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, सिलाई मशीन बिकेगी तो मैं कुछ खाना खाऊंगी। बूढ़ी औरत की हालत पर ममता को तरस आ जाता है। ममता उसे अपने घर में बैठाकर कहती है, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। उसके बाद रेखा उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है और शारदा पंखे से उस बूढ़ी औरत को हवा कर रही थी। तभी ममता रसोई घर में से 2 रोटी और अचार उस बूढ़ी औरत के खाने के लिए लेकर आती है। तीनों बहनों ने उस बूढ़ी औरत की अच्छे से खातिरदारी की। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं तुमसे बहुत खुश हुई, तुम तीनों ने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की। लो, ये सिलाई मशीन तुम ही ले लो। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं बेटी, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुम इन तीनों सिलाई मशीन को अपने पास रख लो। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। 3 सिलाई मशीन अपने घर में देखकर तीनों बहनें आपस में बात करने लगती है। क्या तुमने आज से पहले कभी भी सिलाई मशीन चलाई है? नहीं दीदी, क्या आपने चलाई है? अरे, आज से पहले मैंने सिलाई मशीन को छुआ भी नहीं था। वो सिलाई मशीन किसी को चलाने ही नहीं आती थी, इसलिए कोई भी उन सिलाई मशीन का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी, इसलिए रेखा ने अपने मन में ठान लिया कि वह सिलाई करेगी। सिलाई करने का प्रण लेकर रेखा एक सिलाई मशीन पर बैठी। रेखा अपने मन में एक फ्रॉक सोचती है और कपड़ा सिलाई मशीन के अंदर रखकर चलाने लगती है और कुछ ही समय बाद रेखा बिल्कुल वैसे ही फ्रॉक बना लेती है जैसे कि उसने मन में सोची थी। ये देखकर रेखा बहुत हैरान हुई। तभी वो उस फ्रॉक को दूसरी सिलाई मशीन में लगाती है और मन में उस फ्रॉक पर धागे की बुनाई सोचने लगती है और कुछ देर बाद उस मशीन पर अपने आप धागे की बुनाई हो जाती है। उसके बाद रेखा उसी फ्रॉक को तीसरी सिलाई मशीन में लगाकर चलाने लगती है और मन में ममता के नाप की फ्रॉक सोचने लगती है और जैसे ही वो सिलाई मशीन चलाना बंद करती है, वो फ्रॉक अपने आप ममता के नाप की हो जाती है। अब रेखा को समझ आ चुका था कि वो तीनों सिलाई मशीन जादुई है। ये बात जाकर वो अपनी दोनों बहनों और माता पिता को बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। इसका मतलब अब हम भी लोगों के कपड़े सिलकर पैसे कमा सकते हैं। हाँ, और वो भी बिल्कुल लोगों के मनपसंद कपड़े। ये जरूर देवी माँ का आशीर्वाद है। देवी माँ उस बूढ़ी औरत के रूप में हमारी मदद करने आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सभी हाथ जोड़कर देवी माँ को शुक्रिया करते हैं। उस दिन के बाद से तीनों बहनें मिलकर अपनी अपनी सिलाई मशीन से गांव वालों के कपड़े सिलने लगे। रेखा कपड़े सिलती थी और ममता दूसरी मशीन से कपड़ों पर बुनाई करती थी और शारदा तीसरी मशीन से अपनी बहनों द्वारा सिले गए कपड़ों को सही नाप में लाती थी। ऐसे ही तीनों बहनों ने खूब मेहनत करके बहुत पैसा कमाया और धीरे धीरे अपना बहुत बड़ा घर बनवा लिया, जहां वो अपने बूढ़े माता पिता को सारे ऐशो आराम देने में सक्षम थे। अब उनकी जिंदगी हंसी खुशी कटने लगी।